शुरू करते हैं कुछ नंबर्स के साथ। तो इनकी जो यूएस सब्सिडरी है वो फ्रॉम 17 करोड़ इन FY17 आज ऑलमोस्ट 181 करोड़ के आसपास सेल कर रही है। तो यानी कि 4 साल में 80% का कैगर। अगर हम पिछले 3 साल में देखें तो ऑलमोस्ट 44% का कैगर, यानी कि 54 करोड़ से जो है 181 करोड़। आने वाले कुछ सालों में भी मैनेजमेंट का कहना है 30 to 40% ग्रोथ देखने को मिल सकती है इन द यूएस सब्सिडरी। पूरी कंपनी का साइज़ देखें तो सिर्फ 600-650 करोड़ की कंपनी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ज़रूर देखिएगा एंड तक। यूएस के कुछ प्रोडक्ट्स देखें, एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है आइसक्रीम्स में, डेयरी में, प्रोसेस्ड फूड में। जैसे कि फ्रोज़न मिठाई हो गई, श्रीखंड, पनीर, खोया बटर, बादाम मिल्क। प्रोसेस्ड फूड में देखें तो जो है फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, साथ साथ जो है कुछ गुजराती फ्लेवर्स हो गए, स्नैक्स हो गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। मोस्टली जो इंडियंस हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं उनको केटर कर रही है इनकी यूएस सब्सिडरी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आपको थोड़ा सा टीज़र तो मिल ही गया होगा कि कंपनी किस तरीके से जो है पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। और एक और एक्साइटिंग चीज़ ये है, अगर आप नेक्स्ट ईयर के नंबर्स देखें तो सिर्फ 10 के पीई पे मिलती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि 10 के पीई पे और इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं। तो कंपनी का नाम अभी रिवील नहीं करूंगा, कंपनी का नाम आगे जाके रिवील करूंगा, यानी कि कुछ मिनटों के बाद आपको बताऊंगा। तो पहले आपको बताता हूँ ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो ये जैसा कि समझ में आ गया है कि एक प्रोसेस्ड फूड की कंपनी है जो कि एक गुजरात बेस्ड ब्रांड है। शुरुआत इन्होंने आइसक्रीम से करी थी। 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। 1907 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। अभी अगर बात करें तो थर्ड और फोर्थ जनरेशन इस कंपनी की जो है वो इस कंपनी को जो है मैनेज कर रही है। और मेनली अगर देखें इनका यूपी, हरियाणा, गुजरात और जो है और राजस्थान, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हालांकि प्रेजेंस पूरे के पूरे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स में जो है इनका प्रेजेंस है। इंडिया की बात करें तो मेजॉरिटी जो है इनका जो मेन ब्रांड है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है। 16% का मार्केट शेयर रखते हैं इन आइसक्रीम बिजनेस। बहुत ही ज़्यादा पुराना बिजनेस है। अब जो है ये फ्रोज़न फूड्स में भी आ गए हैं। जिस तरीके से यूएस में एक्सपैंड करे, जैसे मैंने बताया, सिमिलरली इंडिया में भी जो है अपने फ्रोज़न फूड को एक्सपैंड कर रहे हैं। कंपनी का नाम है वाडीलाल इंडस्ट्रीज़। तो वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ एक जाना पहचाना नाम है, ऑलमोस्ट सभी ने वाडीलाल के बारे में सुना है, वाडीलाल की आइसक्रीम्स खाई हैं। तो ये जो कंपनी है ये गुजरात में अहमदाबाद में शुरू हुई थी। जब ये शुरू हुई थी तो बेसिकली एक जो कोठी मेथड होता था उससे जो है ये लोग हाथ से, जैसे गोला कहते हैं, या हाथ से आइसक्रीम बनाया करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इन्होंने आसपास के शहरों में एक्सपैंड करा। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने नेक्स्ट स्टेट्स में एक्सपैंड करा। आज की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया इनकी प्रेजेंस है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बन चुका है इन आइसक्रीम्स। वाडीलाल गांधी इन्होंने शुरू करी थी ये कंपनी गुजरात में 1907 में। उनके बेटे रणछोड़ लाल गांधी जो कि नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली। उसके बाद आए लक्ष्मण गांधी और रामचंद्र गांधी। तो अब जो अगर देखें तो इससे भी नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि राजेश गांधी, वीरेंद्र गांधी और दिव्यांशु गांधी। राजेश गांधी और वीरेंद्र गांधी तो ये दोनों भाई हैं, और दिव्यांशु गांधी जो है वो इनके भतीजे हैं, यानी नेफ्यू हैं। तो शैलेश गांधी एक और भाई थे जो कि इस बिज़नेस से जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, जो कि सेपरेट हो गए। तो अब बात कर लेते हैं इनके बिज़नेस की। तो मेनली दो तरीके का बिज़नेस है, जैसे मैंने समझाया। इंडिया का जो बिज़नेस है वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव बिज़नेस है। पहले जो है एक अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। अभी अगर बात करें तो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेयर्स जो है आइसक्रीम में आ चुके हैं, जैसे कि क्वालिटी वॉल्स हो गया, या फिर हैव मोर हो गया, वाडीलाल हो गया। उसके अलावा और भी आपको बहुत से आइसक्रीम के प्लेयर्स ऑलरेडी जो है आपको पता होगा, जो आपकी स्टेट्स में चलते होंगे। कुछ लोकल प्लेयर्स हो गए। इनका जो एज है वो बेसिकली बोलते हैं कि मैनेजमेंट के अगर आप इंटरव्यूज़ देखें तो बोलते हैं क्वालिटी, हमेशा से क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा है। और नए से नए फ्लेवर्स जो है मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कसाटा बोल के एक आइसक्रीम है, 1950s में ये लोग लेके आए थे इंडिया में फर्स्ट टाइम। तो इससे जो है थोड़ा सा समझ में आता है कि कंपनी का कल्चर कैसा है। अगर आप वैरायटी के टर्म्स में देखेंगे तो ये एक ऐसी कंपनी है जिनके पास ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा वैरायटी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रहेगी एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स, और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। थोड़ा सा बिजनेस को और समझते हैं। तो बिजनेस, अगर आप आइसक्रीम बिजनेस देखें तो एक सीजनल बिजनेस है। तो इनके अगर आप जनरली देखेंगे जो 2 क्वार्टर्स होते हैं, यानी कि जून का क्वार्टर और सितंबर का क्वार्टर, वो जो क्वार्टर होते हैं वो सबसे ही ज़्यादा सेल के होते हैं। उनमें ऑलमोस्ट 90% सेल हो जाती है। इनफैक्ट बाकी जो 2 क्वार्टर हैं आप देखेंगे तो हर साल जनरली लॉस में रहते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है बिज़नेस मॉडल है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब अगर आप देखें कि जब आपको कोई आइसक्रीम का प्रोडक्शन करना है, और अगर आप कुछ महीनों में जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, 90% डिमांड जो है सिर्फ 5-6 महीनों में ही है, गर्मियों के महीनों में,
तो बेसिकली ये लोग सर्दियों में ही आइसक्रीम बनाना शुरू कर देते हैं और उसे जो है स्टोर करते रहते हैं ताकि जो है एक कांस्टेंट टर्म्स में जो है आपकी जो है कैपेसिटी यूटिलाइज होती रहे। तो समझ में आया एक सीजनल बिजनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है इस बिज़नेस में। जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके अच्छे रिलेशंस होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। 1200 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 55,000 रिटेलर्स हैं जिन्हें ये सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3.8 लाख 3.8 लाख जो है लीटर पर डे आइसक्रीम बनाने का इनका प्लांट है। वहीं जो इनका प्रोसेस्ड फूड की बात करूं तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 30 to 33,000 के आसपास जो है इतना केजी जो है पर डेली जो है ये लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रोडक्ट्स जैसे मैंने बताया, अगर तीन तरीके के दो तरीके के ब्रांड्स हैं, एक वाडीलाल और एक क्विक ट्रीट, वाडीलाल क्विक ट्रीट। तो दोनों में जो है बेसिकली ये फ़र्क है कि वाडीलाल जो है मेनली आइसक्रीम से फोकस करता है और क्विक ट्रीट जो है आपके प्रोसेस्ड फूड पे फोकस करता है। यूएस में मोस्टली जो क्विक ट्रीट है वो ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू दी आइसक्रीम। तो अब नंबर्स देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे नज़र आते हैं। तो अगर हम देखें तो मेनली यूएस और इंडिया ये दो मेन सेगमेंट हैं। बाकी कंट्रीज़ का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि काफ़ी कंट्रीज़ में जो है ये लोग सप्लाई करते हैं, यूरोप में भी करते हैं, यूएई में भी करते हैं, मिडिल ईस्ट में भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो नंबर्स हैं वो यूएस से ही आ रहे हैं एक्सपोर्ट के। तो इसीलिए हम यूएस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डोमेस्टिक में देखें तो आप देखिए ऑलमोस्ट स्टेगनेंट रहा है। जो नंबर्स हैं वो FY16 से लेके FY20 तक ऑलमोस्ट 400 से 450 करोड़ के बीच में रहे हैं। तो सिंगल डिजिट ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है। तो इंडिया का जो बिज़नेस है, जैसे मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, तो इस वजह से नंबर स्टेगनेट कर गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आती है यूएस में, यानी कि एक्सपोर्ट सेगमेंट में। अगर आप एक्सपोर्ट के नंबर्स देखिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेंड नज़र आता है। यूएस में जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 17 करोड़ थे FY17 में, आज 180 करोड़ हैं। और बाकी कंट्रीज़ में भी लगभग 30-35 करोड़ का रेवेन्यू आता है। तो मोटा मोटा 200-250 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू नज़र आता है एक्सपोर्ट में। अभी अगर देखूं तो यानी कि 225 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट से, और अगर इंडिया में देखें तो लगभग 400-450 करोड़ के आसपास। तो मोटा मोटा जो है 30% के आसपास जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जो कि फ्यूचर में जो है 50% 60% तक भी जा सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में। मैनेजमेंट की अगर गाइडेंस देखें तो मैनेजमेंट भी यही कहती है कि यूएस का बिज़नेस 25-30% से बहुत आराम से ग्रो कर सकता है ओवर द कमिंग फ्यू ईयर्स। सिमिलरली तो ये जो बिज़नेस है ये एक ब्रांडेड बिज़नेस है, इस वजह से और जो है काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर भी रखता है। तो इस वजह से जो रॉ मटेरियल का जो इंक्रीज़ है वो ये लोग आराम से पास ऑन कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे कोई भी FMCG कंपनी होती है, ग्रेजुअली जो है 1-2 क्वार्टर में आराम से जो है पास ऑन कर देते हैं कस्टमर्स को। तो प्राइसिंग पावर तो डेफिनेटली है बिज़नेस में, एक अच्छी क्वालिटी का बिज़नेस है, अच्छा ब्रांडेड प्लेयर है, इंडिया में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। तो इंडस्ट्री को भी देखें तो इंडस्ट्री भी जो है एक अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, यानी कि आइसक्रीम इंडस्ट्री इंडिया में तो देखिए सीजनल है, लेकिन अगर आप यूएस में देखेंगे तो सीजनल नहीं है, वहाँ तो हमेशा ही ठंड पड़ती है। तो इस वजह से जो है ऑलमोस्ट चारों ही क्वार्टर में सेल्स लगभग बराबर रहती है। तो अगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप अभी इनके नंबर्स देखेंगे तो जो 2 क्वार्टर्स इनके ख़राब रहते हैं, यानी जिनमें लॉसेस रहते हैं, अगर एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसे ही ग्रो करता रहा तो आने वाले टाइम में ये बिज़नेस थोड़ा थोड़ा नॉन सीजनल होता जाएगा और धीरे धीरे जो है इनके बाकी क्वार्टर्स में भी अच्छे प्रॉफिट जो है देखने को मिल सकते हैं। और ये जो है मेनली जो NRI सेगमेंट है, जैसे मैंने बताया, उन्हें क्योंकि केटर कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक ब्रांड रिकॉल है, लोगों को पता रहता है। तो अगर इंडियन सुपरमार्केट्स में, यानी कि इंडियन सुपरमार्केट्स जो यूएस या यूरोप में रहती हैं, वहाँ पे अगर कोई इंडियन ब्रांड दिखता है, कोई फेमस ब्रांड दिखता है, कोई जाना पहचाना ब्रांड दिखता है, तो जनरली लोग उसे ही प्रेफर करते हैं। अब आते हैं इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में कि आखिर मुझे इस बिज़नेस में क्या इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे क्यों लगता है ये एक बिज़नेस जो ऐसा है जो कि रीरेट हो सकता है, और फिर कुछ और रिस्क की बात करूँगा। तो इस बिज़नेस में जो है मुझे लगता है क्योंकि ये रीरेट हो सकता है, क्योंकि ये FY22 में मुझे लगता है लगभग 60 to 70 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स करेगा। अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 40-45 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट करे हैं इवन इन द कोविड ईयर, इस साल देखें यानी FY21 में, जिसमें कि एक क्वार्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड था। FY23 की बात करूं तो मुझे लगता है कि आराम से 60-70 करोड़ का प्रॉफिट कर सकता है, क्योंकि यूएस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और इस हिसाब से अगर आज करंट 650 करोड़ के आसपास की कंपनी है तो लगभग 10-12 के PE पे मिलती है। हिस्टोरिकली देखें तो हिस्टोरिकली भी लगभग जो है ये 10 से 15 के PE पे ही रही है। उसकी वजह है कि कुछ रिस्क हैं इस कंपनी के साथ।
तो अब मुझे क्यों लगता है कि ये जो 10 का पीई बैंड है ये इससे निकल के आगे एक री रेटिंग कैंडिडेट हो सकती है। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। 2015 में देखें तो 406 करोड़ की सेल थी, जो कि 2019 तक भी लगभग जो है 550 करोड़ के आसपास की सेल थी। तो मोटा मोटा बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं आई है। लेकिन अब क्योंकि यूएस सेगमेंट बड़ा होता जा रहा है और वहाँ पे जो है ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, पहले बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो इस वजह से ओवरऑल पूरी कंपनी लेवल पर भी अगर हम देखें तो एक अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है आने वाले कुछ सालों में। और एक अगर इनके कॉम्पिटिटर्स देखें, यानी कि अभी रिसेंटली हैव मोर करके, अगर आपको पता हो, एक कंपनी है, काफ़ी अच्छा फेमस ब्रांड है, उन्होंने डील करी थी एक प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट को, जो है वो अपनी कंपनी बेची थी। और उसकी अगर वैल्यूएशन देखें तो ऑलमोस्ट 2 आई थिंक 2.25 टाइम्स सेल्स पर जो है वो बेसिकली जो है बिकी थी। इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो ये भी ऑलरेडी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ अपना स्टेक सेल करने की जो है कोशिश कर रही है, प्रोमोटर्स यानी कि सेल आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये जो कंपनी है ये बहुत आराम से जो है 25-30 का पी बहुत आराम से कमांड कर सकती है, यानी कि 2.5 टाइम्स यानी 2 से 2.5 गुना तो सिर्फ पी री रेटिंग की वजह से ही हो जाएगा। उसके अलावा जो ग्रोथ आएगी यानी 15-20% की एट अ कंपनी लेवल, वो तो एक अलग अलग बात हो गई। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ रिस्क बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिस्क जो है मेजॉरिटी वो ये है कि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 3rd-4th जनरेशन है इस कंपनी की। तो एक तो डोमेस्टिक में अगर कहूँ तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि भाई बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, तो कंपटीशन ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क है। अगर मैं बाकी रिस्क की बात करूं तो इनका जो जो 3rd-4th जनरेशन है, अगर आप देखें कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स छपे थे आज से 3-4 साल पहले कि जो भाई हैं ये आपस में जो है लड़ रहे हैं, इस कंपनी का जो है स्टेक सेल आउट करने के चक्कर में है और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को एलिगेशंस लगा रहे हैं। एक केस भी करा था इन्होंने एक दूसरे के ऊपर, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई कंपनी से पैसा चुरा रहे हैं। फिर जो है पता लगा कि नेक्स्ट ईयर दोनों ने ही केस वापस ले लिया। तो कंपनी के जो भाई हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और इस वजह से यही एक इम्पॉर्टेंट रिस्क है जिसकी वजह से इस कंपनी को वैल्यू नहीं मिलती है। तो अगर ये रिस्क दूर हो जाता है तो जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छी री रेटिंग हो सकती है, लेकिन अगर ये रिस्क रहता है तो भी मुझे लगता है कि जो जिस वैल्यूएशन पे ऑलरेडी ये ट्रेड होती है यानी 10-12 के पी पे, इससे ज़्यादा कम ये नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसके पीयर्स देखिए ग्रोथ ऑलरेडी है, इसके पीयर्स ऑलरेडी बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। तो उसे फिर भी जो है मुझे लगता है एक 15-20% के अगर रिटर्न की पॉसिबिलिटी बनती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जिस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी उसी तरीके से ही ये ग्रो करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क जो है वो नज़र आता है, अगर ये जो यूएस सब्सिडरी है अगर उसकी ग्रोथ नहीं आती है जैसे ये लोग बोल रहे हैं, तो इस कंपनी के जो है नंबर्स ख़राब हो सकते हैं और जो है इसका स्टॉक जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से ना करे। हिस्टोरिकली भी देखें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है हिस्टोरिकली, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये नज़र आती है कि अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ऑलमोस्ट 65% के आसपास की होल्डिंग है। और भले ही जो है फैमिली में आपस में डिस्प्यूट हो या जो भी हो, शेयर होल्डिंग हिस्टोरिकली कम नहीं हुई है, एक शेयर होल्डिंग जो है मेंटेन्ड है। इसका मतलब क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि जो जो फैमिली है उसे बिज़नेस में विश्वास है, भले ही वो आपस में जो है उन्हें जो है लड़ रहे हों, लेकिन फिर भी जो है वो चाहते हैं कि भाई बिज़नेस इसी तरीके से जो है स्केल करता रहे। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ समय पहले कुछ न्यूज़ में आया था कि ये भी कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ जो है बात कर रहे हैं इस बिज़नेस को सेल आउट करने के लिए। ये जो न्यूज़ है 2-3 साल पुरानी न्यूज़ है। अब बीच में कोविड हो गया, उस टाइम पे जो न्यूज़ आई थी आया था कि 1000 करोड़ में ये लोग अपनी इक्विटी बेचने को तैयार हैं। 1000 करोड़ का मतलब ये देखिए कि 65% जो स्टेक है वो 1000 करोड़ में सेल आउट हो रहा था, यानी कि पूरा का पूरा जो बिज़नेस है वो मोटा मोटा 1550 करोड़ के आसपास का बनता है। तो 1550 करोड़ के हिसाब से, और ये आज से 2-3 साल पहले है, तब से अगर बिज़नेस देखें तो यूएस का सेगमेंट और बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। तो अगर अब इस बिज़नेस को ये लोग सेल आउट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 2000 करोड़ से कम में सेल आउट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा स्टेगनेंट बिज़नेस था। अब ये एक अच्छा एक ग्रोथ बिज़नेस हो गया है। तो अगर 2000 करोड़ पे जो है अगर ये सेल आउट होता है तो करंट वैल्यूएशन देखें तो 650 करोड़ के आसपास की है। तो मोटा मोटा 3 गुना जो है एक अच्छा जो है 3 टाइम्स पे जो है ये सेल आउट हो सकता है। तो एक अगर ये एक्चुअली में सेल आउट करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी री रेटिंग जो है मुझे नज़र आती है। तो ये जो बिज़नेस है एक ऐसी कैटेगरी में आता है कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज़ मच, यानी कि अगर
कोई प्राइवेट इक्विटी वाला एक्चुअली में आता है, ये सेल आउट होता है, तो ये 3 बैगर बहुत आराम से बन सकता है। जो ये शेयर प्राइस आज ये जो शेयर प्राइस आज 900-950 रुपये के आसपास है, ये आराम से 2,500-3 हज़ार का जो है हो जाएगा। वहीं अगर जो है ऐसा नहीं होता तो भी ये एक स्टेडी कंपाउंडर यानी 15-20% से कंपाउंड करता रहेगा एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज़ ग्रोइंग। अगर मैं इस साल के नंबर्स की बात करूं यानी कि FY22 के बात करूं तो इस साल जो है ऑलरेडी कंपनी जो है 350 से 400 करोड़ के रेवेन्यू की क्लॉक करने के लिए एक्सपोर्ट से ऑलरेडी ऑन ट्रैक है। यानी कि ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ जो है इस साल भी US सब्सिडरी में जो है नज़र आती है। तो अगर ग्रोथ के टर्म्स में देखें तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आ जाती है कि अगर आपको मैनेजमेंट से कोई कंसर्न हो या फिर अगर आपको जो है इन सब चक्करों में नहीं पड़ना हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ वही आ जाती है कि अगर मैनेजमेंट आपस में लड़ेगी तो कंपनी को उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती। तो आप देखिए फिनोलेक्स करके एक कंपनी है, वहाँ पर भी सेम ही प्रॉब्लम थी। वहाँ पर भी जो है भाई भाई आपस में लड़ रहे थे और उस वजह से उस कंपनी एस्ट्रल जो है वो मार्केट शेयर गेन करता जा रहा था, बाकी नए नए प्लेयर्स जो है पाइप्स में आते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली भले ही भाई आपस में लड़ रहे हैं लेकिन ब्रांड उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, नंबर्स डिसेंट आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी आ रही है। तो इन द लॉन्ग टर्म स्टॉक प्राइस इज़ अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। तो जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स जो है ग्रो करेंगी उसी तरीके से जो है ये कंपनी भी ग्रो करनी चाहिए। तो ये थी इस कंपनी की थीसिस। आई होप आपको ये वीडियो कंसाइज में आपको समझ में आया होगा कि क्या कंपनी कर रही है, क्या फ्यूचर के ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। इसी तरीके की नई नई स्टोरीज़ अगर आप सुनना चाहते हो, नई कंपनी के जो है नए नए बिजनेसेस के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप तिजोरी फाइनेंस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लॉजिक 15 ये कोड डाल के आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप जो है इस पे जो है अकाउंट बना सकते हैं तिजोरी पे। काफ़ी अच्छा टूल है, मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ। काफ़ी कंसाइज वे में जो है आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मैट्रिक्स जो है दिखा देता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।